और जो ऑपरेशन शिंदे चल रहा है अभी टीएमसी में, अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर तो ममता बनर्जी की हैसियत कुछ बचेगी नहीं, फिर तो वो बहुत कमजोर हो जाएंगी और फिर तो उनको कांग्रेस के रहमो करम पे चलना ही होगा। अन्यथा अगर वो उसके बावजूद अकेली रहती हैं या अलग होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो दमन चक्र है वो उनको रगड़ देगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक लंबे इंतजार के बाद, लगभग 2 साल के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल नदारद रहे, डीएमके नदारद रही और जेडीयू, जो कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुकी है, वो नदारद रही। लेकिन पूरा इंडिया ब्लॉक एक मंच पर खड़ा था, तो क्या संदेश दे रहा था और क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे डरने की जरूरत है, करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी, जो हमें सुनते हैं, कमेंट करते हैं। और कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और बहुत जो है उनको ये भी लगता है कि वास्तव में जो हो रहा है उस पर कई लोगों को विश्वास भी नहीं हो पा रहा है। अब जैसे इसी घटना की बात करें कि एक तरफ से आप जो है भक्तों को मंदिर में भेज रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से जो है आप उन्हीं का माल चुरा रहे हैं, उन्हीं का पैसा हड़प रहे हैं, उन्हीं का चंदी चोरी कर रहे हैं, चंदा चोरी भी कर रहे हैं और भक्ताई भी बढ़ा रहे हैं, दोनों एक साथ चला रहे हैं। कई लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसे भी कमेंट आए जी। बिल्कुल सर, इंडिया ब्लॉक की 2 साल बाद बैठक हुई है, 7वीं बैठक हुई है। 2 दर्जन से ज्यादा दल के नेता वहां पर मौजूद थे। तो फिर इस बैठक के क्या मायने आप देख रहे हैं, और जो 5 सूत्रीय एजेंडा निकलकर सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि एसआईआर और चुनाव की जो प्रक्रिया है, निष्पक्षता है, उस पर जो है हम काम करेंगे। जो पेपर लीक जैसी चीजें हो रही हैं उस पर काम करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजें, इस पर भी काम करेंगे। 8 अगस्त को अगली हैदराबाद में बैठक होनी है और संसद के मानसून सत्र में हर रोज सुबह विपक्ष की बैठक भी होगी। ये बातें तय हुई हैं। क्या इतना ही काफी है? विपक्ष ने जो प्लान बनाया है वो कारगर है आज के मौजूदा वक्त के लिहाज से देखें तो? देखिए हिमांशु जी, इसमें कई सारी चीजें हैं और एक सवाल भी है कि जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी इसमें नहीं आई है, डीएमके के पास तो मोटा बहाना था इसमें ना आने का कि भाई जिस प्रकार से कांग्रेस की और उनकी तलखी चल रही है। दूसरा, जेडीयू जो है भाजपा के साथ है, वो इसलिए नहीं आया है, नहीं तो बीच में लग रहा था कि नीतीश कुमार जी का भी शायद मन बदलेगा, इस तरह की भी चर्चाएं पहले थी। तो आम आदमी पार्टी और डीएमके जिस जिस तरह से नहीं आए, तो ये सवाल है। दूसरी बात यह है कि आपने मीटिंग करके कौन सा कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा मुद्दा ले लिया है कि हम इस पे करेंगे। आपने 5 सूत्रीय कार्यक्रम रख दिया है कि हम नीट पे बात करेंगे, ये करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मिलजुल के कोई बहुत बड़ा काम करेंगे, ये दिखाई नहीं दे रहा है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग स्वार्थ हैं जो हमने पिछले दिनों देखे हैं। इंडिया गठबंधन इतने दिन से बना हुआ है, अभी उसका कोई एजेंडा ऐसा नहीं आया कि कोई कोर एजेंडा हो जिसपे सारा गठबंधन एक साथ खड़ा हो। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चाहे आप महाराष्ट्र देखिए, हरियाणा देखिए, दिल्ली देखिए, बिहार देखिए, उसके बाद वेस्ट बंगाल देखिए। और अगर आप इतने उतावले हैं और आपकी बहुत अच्छी मीटिंग आज की रही है और 8 अगस्त को आप हैदराबाद में शानदार मीटिंग कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट दिख जाएगा यूपी में। कुछ चंद महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि शायद 2026 के एंड में ही चुनाव हो जाए। देखिए अभी क्या है कि जिस प्रकार से तमाम इंडिया गठबंधन की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, सबके अपने निजी स्वार्थ और निजी हित हैं, तो क्या वो उसको ताक पे रख सकते हैं? दूसरा क्या है कि कांग्रेस से जिस प्रकार की अपेक्षा कर रहे हैं छोटे दल, उस पर कांग्रेस भी खरी नहीं उतर रही। कांग्रेस का अपना स्वार्थ है। कांग्रेस चाहती है क्षेत्रीय छत्रप, क्षेत्रीय नेता जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक उसका अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि जहां जहां कांग्रेस है, आप देखिए वहां पे कोई भी क्षेत्रीय दल नहीं है, वहीं कांग्रेस सरवाइव करती है। और कांग्रेस की सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से होती है। चाहे आप कर्नाटक देख लीजिए, चाहे आप हिमाचल देख लीजिए, और चाहे आप तेलंगाना देख लीजिए। तो इस तरह से आज की डेट में कोई क्षेत्रीय दल हमें सामने दिखाई नहीं देना चाहिए। ये मुझे लगता है कांग्रेस की एक रणनीति है।
खैर, इधर इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही थी और उधर ब्रह्मास्त्र चल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भूपेंद्र यादव के घर पे 1 दर्जन के करीब सांसद टीएमसी के वहां पे जो है आ गए। अब वो पाला बदलने जा रहे हैं, वो पार्टी को तोड़ेंगे, वो पार्टी को तोड़ेंगे या इस्तीफा देंगे। अभी क्या चीजें चल रही ये तो बाहर नहीं आया है मामला, लेकिन ये तो जाहिर हो गया है कि एक केंद्रीय मंत्री के घर पे अगर ये लोग जा रहे हैं और वहां पे वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और विप्लव देव उपस्थित हैं, 2 मुख्यमंत्री हैं, तो कोई बड़ी योजना है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि स्पीकर दिल्ली में नहीं है, वो चंडीगढ़ में है। तो क्या स्पीकर का इंतजार किया जा रहा है? कोई बड़ा फैसला वो लोग करने वाले हैं? तो क्या, मुझे तो लग रहा है कहीं शिवसेना जो है, शिवसेना के पैटर्न पे तो नहीं टीएमसी जा रही है कि पार्टी ही टूट जाए। क्योंकि उन सांसदों का कहना यह है कि हम जो है अपना नेता बदलना चाहते हैं। उन्होंने एक दूसरे नेता को लाने की बात करी है कि हमारे नेता ये नहीं है, आप जो है अभिषेक बनर्जी को हटा के और दूसरा कोई नेता का नाम उन्होंने दिया है। कौन से घोष हैं, किसी घोष का नाम दिया है कि ये हमारे नेता होंगे आने वाले समय में। तो क्या नए जो है शिंदे पैदा हो गए क्या टीएमसी में भी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे वहां पे शिंदे पैदा हो गए थे शिवसेना में, ऐसे ही कोई शिंदे घोष के रूप में पैदा हो गए हैं टीएमसी में? तो ये भी हम देख रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए आप निकले हैं, पहले आप इकट्ठे तो ढंग से हो जाइए। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कोई नूरा कुश्ती इसमें दिख रही हो। नूरा कुश्ती ही लगती है, कोई बहुत बड़ा निर्णय मुझे दिखाई नहीं दे रहा इंडिया गठबंधन का, या कोई ऐसी रणनीति नहीं दिखाई दे रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी को कोई घबराहट हो और भारतीय जनता पार्टी किसी चीज की चिंता करे। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा सीरियस या बहुत ज्यादा इनके मुद्दों को नहीं ले रही है। इंडिविजुअली अगर आप कहें कि जिस प्रकार से राहुल गांधी चीजें कर रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे देश में उनकी पार्टी के जो है धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, उनके यूथ सड़कों पे है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जरूर एक खतरा नजर आ रहा है। एक जरूर इस प्रकार की बात आ रही है कि उसको देख के इस तरह के जो कॉकरोच के साथ जिस तरह का सरकार का एक तालमेल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो राहुल गांधी की वो नीति है उसको टक्कर देने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए इस तरह की चीजें सरकार कर रही है। ऐसी भी चर्चा लुटियन जोन में है। मुझे लगता है कि महागठबंधन की जो मीटिंग हुई है, इसमें फैसला ये होना चाहिए कि आज कांग्रेस के बिना महागठबंधन के दूसरे तमाम दलों का सरवाइव करना मुश्किल है। और कांग्रेस को भी थोड़ा ये सोचना पड़ेगा कि हम अकेले जंग में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें जैसे भी साथी हैं इनके साथ ही आगे लड़ाई लड़नी है। तो आपस में गठजोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा समझौता कांग्रेस को भी करना पड़ेगा और थोड़ा समझौता इन लोगों को भी करना पड़ेगा। ये बात भी हिमांशु है कि चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं वो किसी दल के नेता ऐसे बेखौफ होकर नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसे बुलंद तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं। किसी भी क्षेत्रीय दल के नेता की आवाज इतनी बुलंद नहीं है जितनी राहुल गांधी की है। तो राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिलाते हुए ही आप आगे बढ़िए। आज ममता बनर्जी कुछ भी कहें, वो अकेली कुछ कर पाएंगी इस पे मुझे संशय है। अखिलेश यादव कोई अकेले कुछ कर पाएंगे इस पे मुझे संशय है। तो आप अगर इकट्ठे होके आएंगे तभी सामने वाले को आप टक्कर दे सकते हैं, अन्यथा एक एक करके आपकी लड़ाई होगी, जो पिछले राज्यों में हुई है आपने देखा है। ठीक। अच्छा सर, एक चीज और है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को अब लग रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं, पहले ये था कि ममता बनर्जी ही एक ऐसी नेता है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं। बंगाल में वो हर हाल में जीत रही हैं, मोदी जी की इतनी लहराई और ये सब चीजें हुई, लेकिन अब वो भी क्योंकि हार गई हैं तो कांग्रेस को लग रहा है कि अब झंडा तो हमारे ही हाथ में है और हमारे पीछे ही सबको चलना पड़ेगा। लेकिन हमने सुबह सुबह एक तस्वीर और देखी, अब बीजेपी वालों ने किया या किसी ने किया, कि वहीं पर जो बयान राहुल गांधी को लेकर या कांग्रेस पार्टी को लेकर विपक्ष के तमाम नेता, ममता बनर्जी हो, पिनाराई विजयन हो, केजरीवाल हो या फिर तमाम और नेता हो, वो देते रहे, उसको जो है पोस्टर बनाकर छपवा दिया मीटिंग से पहले ही। तो कांग्रेस पार्टी उस फिर उसके बाद जो है यूथ कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने उसको हटाया। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ तो यह है कि आपस में खींचतान है, दूसरी तरफ
कांग्रेस की कमान, क्या अब ये फाइनल हुआ इस मीटिंग के जरिए 2 साल बाद जब हुई कि कांग्रेस के हाथ में कमान रहेगी? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात रखी, राहुल गांधी फ्रंट पर बैठे थे, मतलब वो जो सिनेरियो था उसको देखकर क्या लग रहा है सर? देखिए हिमांशु, आपको ये देखना होगा कि आज अगर देखा जाए तो कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, सबसे ज्यादा सीटें लेकर सबसे आगे है, तो जाहिर सी बात है आगे उसी को रहना है। लेकिन ममता बनर्जी के पास जिस प्रकार से एक बड़ा बहुमत था, लोकसभा की सीटें थी और एक मजबूत राज्य में, बड़े राज्य में उनकी सरकार थी, पिछले 15 साल से सरकार थी और उनको ये लगता था कि आगे भी हमारी ही सरकार बनेगी, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पे एक दबाव बना के रखती थी। अब जिस हालत में, जिस हैसियत में, जिस स्थिति में आज की डेट में ममता बनर्जी आ गई हैं, अब वो कांग्रेस पर दबाव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो राज्य में सरकार में चुनाव हार चुकी हैं, राज्य में अब उनका कोई दबदबा बचा नहीं है। और दूसरा, जो केंद्र में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो उनके सांसद थे, उनकी संख्या लगातार घट रही है। और जो ऑपरेशन शिंदे चल रहा है अभी टीएमसी में, अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर तो ममता बनर्जी की हैसियत कुछ बचेगी नहीं, फिर तो वो बहुत कमजोर हो जाएंगी और फिर तो उनको कांग्रेस के रहमो करम पे चलना ही होगा। अन्यथा अगर वो उसके बावजूद अकेली रहती हैं या अलग होती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो दमन चक्र है वो उनको रगड़ देगा। जिस प्रकार से वो पीछे कार्य करती रही है, चाहे उनका भतीजा हो, चाहे वो हो, चाहे उनके करीबी हो, सबकी रगड़ाई पहले दिन से शुरू भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम ने कर दी है, आप तो जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास वही हथियार है जो कभी ममता बनर्जी के पास हुआ करते थे। वही वही सैनिक हैं, वही सेनापति हैं, वो सारी चीजें जानते हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस अंदाज में सियासत जो है उन्हीं को दे दी है। जैसे कभी मुगल आते थे, वो राज्य को जीत के और उन्हीं का जो गद्दारी करता था उनके साथ, उसी को वहां का राजा बना के आगे निकल लेते थे। तो आपने तो उन्हीं के आदमी को सत्ता संभलवा के और उसको दे के आप तो आगे निकल लिए हैं। भाई जो क्रांतिकारी थे अमित शाह जी, चाहे मोदी जी हो, वो तो झाल मुड़ी खा के दिल्ली आ गए ना। अब तो वो कलकत्ता में झाल मुड़ी खा नहीं रहे हैं, तो झाल मुड़ी खाई और दिल्ली आ गए। झाल मुड़ी वाले को जो है रिमोट कंट्रोल दे दिया है कि अब तुम चलाते रहिए, यहाँ पे तुम्हारे को सब कुछ पता ही है। तो आज शुभेंदु अधिकारी से बढ़िया कौन जानेगा कि क्या इनकी कमियां हैं, क्या बारीकियां हैं। और जो नए क्रांतिकारी आए, जो कल तक टीएमसी का झंडा बुलंद कर रहे थे, आज वो भाजपा में हैं, तो उनको कुछ बताना थोड़ी ना पड़ेगा कि कैसे टीएमसी को कमजोर करना है। उनको तो सब कुछ पता है। तो इसलिए बहुत आसान है टीएमसी को कमजोर करना, टीएमसी को समाप्त करना, टीएमसी को शिवसेना बनाना। अब कोई मुश्किल काम मुझे वेस्ट बंगाल में नजर नहीं आता है। तो इसलिए ममता बनर्जी को कांग्रेस के रहमो करम पे ही आगे चलना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और 29 में क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या ममता बनर्जी कर पाती हैं, ये तो 29 ही बताएगा। क्योंकि हमें बड़ी उम्मीदें थी शिवसेना से कि शिवसेना को सिंपैथी मिलेगी, शिवसेना बहुत अच्छा करेगी 2024 के चुनाव में, लेकिन शिवसेना कोई खास नहीं कर पाई और स्थिति जस की तस है। तो क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी 2029 के चुनाव में वेस्ट बंगाल में, ये कहना थोड़ा अर्ली होगा और मुश्किल है। कुछ बदलाव होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई एक तरह से, एक तरीके से, एक हथियार से मामले को नहीं पकड़ती है। उसके पास कई हथियार हैं, कई तरीके हैं और कई दिशाओं से वो हमला करती है। तो उसके पार पाना विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं है। विपक्ष को बहुत बड़ी रणनीति बनानी पड़ेगी, तभी वो कुछ कर पाएंगे। और ये रणनीति ये लोग बना लेंगे, इतनी जल्दी कुछ कर लेंगे, मुझे इस पे भी थोड़ा संशय फिलहाल है जी। अब जो सबसे बड़ा टेस्ट होना है वो तो 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। अखिलेश यादव की मौजूदगी उसमें होगी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर, कांग्रेस पार्टी भी साथ में होगी। तो क्या आपको लग रहा है आज जो मीटिंग हुई है उससे उस दिशा में क्या सकारात्मक कोई पहल हुई है? क्योंकि अभी तक तो जो विपक्ष था वो थोड़ा बिखरा बिखरा नजर आ रहा था, लेकिन अब शायद तस्वीर साफ हो गई है कि कौन साथ में कौन नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया है। डीएमके की मौजूदगी बहुत ज्यादा मायने रखेगी नहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और जेडीयू भी मतलब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगी। तो फिर कुल मिलाकर अगर देखें तो आम आदमी पार्टी ही है जो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकती है, बाकी सब तो एक साथ है पूरा विपक्ष, ये मानकर चला जाए सर?
देखिए हिमांशु, आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में है, मुझे थोड़ा इस पे डाउट है, और ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में हम देखते नहीं है। हालांकि संजय सिंह बड़ी मेहनत उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन मेहनत तो कई लोग कर रहे हैं, मेहनत तो चंद्रशेखर भी कर रहे हैं वहां पे, मेहनत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मायावती जी खुद भी स्टार्ट कर रही हैं, अपना कुछ मामला कर लें। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर हम देखें जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी खड़ी है, समाजवादी पार्टी को जिस प्रकार से 24 में बहुमत मिला था, और आशा के परे, आशा की उम्मीद जितनी आशा थी उससे दोगुना मिला था, वो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी एक लड़ाई थी, और उस लड़ाई का फायदा वो आपदा में अवसर समाजवादी पार्टी को मिला था, ये मैं अक्सर कहता हूं। ऐसा अवसर इस बार मिलेगा क्या? ऐसी परिस्थितियां इस बार बनेंगी, संभावना भी है, या भारतीय जनता पार्टी कुछ नया गेम खेल सकती है क्या? क्योंकि आपको ये देखना होगा कि अभी भी वो तल्खी, दिल्ली और लखनऊ की तल्खी समाप्त नहीं हुई है। समय समय पे हमें वो चीजें दिखाई दे रही हैं, जिस प्रकार से 3.5 दशक से अधिक से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के राम मंदिर पर राजनीति कर रही है, और उसी मंदिर में इस प्रकार की चोरी हो रही है, लगातार चंदा चोरी हो, वहां का जो चंदा चढ़ावा है उसमें भ्रष्टाचार हो, और दूसरा ब्यूरोक्रेसी पे जिस प्रकार से इलाहाबाद कोर्ट के जज टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह की परिस्थितियां अपनी सरकार के खिलाफ बन रही हैं। तो इसमें यह माना जा रहा है कि दिल्ली के इशारे पे चीजें हो रही हैं। आज तक एफआईआर नहीं हो रही है अयोध्या वाले मामले पे, उससे पहले जमीन घोटाला हुआ था, वो आईएएस का कुछ नहीं बिगड़ा है। भ्रष्टाचार चरम पे है, पुलिस में भ्रष्टाचार इतना है कि आप सोच नहीं सकते। तो क्या कहीं ना कहीं आज भी भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई जारी है क्या? और अगर वो लड़ाई जारी रहती है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा वहां हो सकता है। कांग्रेस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उत्तर प्रदेश में लेगी, मुझे इस पे भी थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि कांग्रेस का, जैसे मैंने आपको कहा कि कांग्रेस तो सब राज्यों में अपनी एक अलग नीति पे चल रही है कि क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय छत्र समाप्त हो जाएंगे तो हो सकता है कि कांग्रेस का खाता उन राज्यों में खुल जाएगा। जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी खत्म होंगी वहां वहां फिर कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई होगी, ये मान के कांग्रेस चल रही है। तो क्या उसी नजर से कांग्रेस उत्तर प्रदेश को भी देख रही है क्या? क्या अखिलेश की, राहुल गांधी की कोई मीटिंग इस तरह से हो रही है क्या, और वो सीटों का बंटवारा बहुत पहले कर लेंगे क्या? जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मायावती ने एकाएक तैयारियां शुरू कर दी हैं, और चर्चाएं चल रही है कि उन्होंने तो टिकट भी तय करना शुरू कर दिया है। तो इतना अर्ली चीजें करना भारतीय जनता पार्टी का, आप जानती हैं कि वो तमाम जो है श्याम दाम दंड भेद और परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो सियासी पैतरे हैं, उनको किस प्रकार से अखिलेश यादव और कांग्रेस काटेगी और कैसे उनका सामना करेगी, ये देखना होगा। और इतना आसान उत्तर प्रदेश का इलेक्शन नहीं है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन एक बड़ा चक्रव्यूह होगा, और उस चक्रव्यूह में से अभिमन्यु के रूप में अखिलेश फंसेंगे, तो क्या वो उस चक्रव्यूह को काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव इतना आसान ना भाजपा के लिए है, ना समाजवादी पार्टी के लिए है। भाजपा को खतरा बाहर से नहीं है, भाजपा को खतरा अखिलेश से नहीं है, भाजपा को खतरा भाजपा से ही है। क्योंकि दिल्ली की भाजपा अलग है और लखनऊ की भाजपा अलग है। तो दोनों भाजपाओं को खतरा है, तो कौन सा भाजपा ही जीतता है, तो कौन सा भाजपा ही हारता है, इसके लिए हमें जो है अगले विधानसभा चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा, जो हो सकता है कि 27 से पहले ही हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इंडिया ब्लॉक की जो बैठक हुई है, ये बैठक बहुत दिनों बाद हुई है, लगभग 2 साल बाद ये बैठक हुई है, तो क्या इसके कोई मायने हैं, कुछ निकल रहा है इस बैठक से? क्या विपक्ष एकजुट हो पा रहा है? जिस तरह से 2024 से पहले लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उससे पहले हमने तस्वीर देखी थी, मतलब एक मंच पर सभी नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद में बिखराव भी देखा। चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश का और बड़ा चुनाव है, उससे पहले इंडिया ब्लॉक की अगर बैठक हो रही है तो क्या ये बैठक सक्सेसफुल होगी? आपको क्या लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।